नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी प्री 2024 को हम कैसे पास करें। तो देखिए, पढ़ने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और उससे भी इम्पोर्टेंट है कैसे पढ़ना है। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्री निकल जाए तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और मेरा दावा है इसके बाद आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं कि हमें प्री 2024 पास करना है, लेकिन हमारी अप्रोच रहती है हमें पढ़ना है। अगर हम सिर्फ ये वाली बात करते हैं तो ये शायद गलत अप्रोच है हमारी, कि हमें पढ़ना है, ये गलत है। हमें 12 घंटे पढ़ना है, ये भी गलत है। हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है जो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी, आपने अगर टॉपिक पढ़ा है उसके बावजूद भी अगर वहाँ से प्रश्न आता है तो संभावना ये रहती है कि आप उसे गलत करोगे, क्योंकि जो नॉलेज या जो फैक्ट या जो चीज़ें आपको किताबों में मिलेगी या फिर करंट अफेयर में आएगा, उन सब चीज़ों से बियॉन्ड यूपीएससी आपसे पूछती है। उसका एनालिसिस वाला पार्ट आपसे पूछती है। इसलिए आपको किसी भी टॉपिक की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, उसके बारे में आपको याद भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आपको बिना याद हुए कोई भी टॉपिक से आप प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न इसी तरह के होते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमको ज़्यादातर उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो यूपीएससी पूछती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको करना होगा जो भी आप पढ़ो उसे यूपीएससी के पीवाईक्यू ढांचे में बिठा के देखो। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, जैसे अभी कोप 28 पढ़ा, तो इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज है। तो क्या सारी नॉलेज इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी कुछ चीज़ें पूछती है और हमेशा पूछती आई है, वही इंपॉर्टेंट है और वही प्रश्न आने भी हैं। कुछ नया नहीं होगा। लेकिन आप अभी ज्ञान की इतनी बड़ी क्रांति आ गई कि आपको हर तरह की नॉलेज अवेलेबल करवाई जा रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ें याद कर सकते हो, आप इतने बुद्धिमान हो कि आपको जो भी पढ़ो सब याद हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। तो आप वही चीज़ पढ़ो जो आप याद कर सकते हो और या यूपीएससी में वो आने वाली है। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा तोलो कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो आपको लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है या नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है और ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो नए बच्चे हैं, क्योंकि नए बच्चे किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे तो एक एक बात को वो याद करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कुछ पॉइंट्स पे ही ध्यान ज़्यादा देना होता है और यूपीएससी उन्हीं पॉइंट्स को पूछती है। उसके अलावा अब ये सब हमने देखा कि हमको कैसे प्री पास करना है, क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि हमको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनका पूछने का आधार क्या होता है। जैसे करंट अफेयर, हम बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर से ज़्यादा कितने प्रश्न आएंगे? सीधे सीधे 10 प्रश्न आ जाएंगे। और सीधे सीधे भी नहीं आते हैं, उसका एनालिसिस वाला पार्ट आता है। और अगर सिलेबस की बात करें तो पूरा स्टैटिक पोर्शन है, वहाँ से लगभग 70 से 80 प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न कैसे बनते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यूपीएससी प्री 2024 का पेपर बनाना है, तो आपका आधार क्या होगा? आप क्या एक रेफरेंस लेके पेपर को बनाओगे? आप देखोगे, पुराने प्रश्नों को ही देखोगे ना, उसी के आधार पर पेपर बनाओगे और उससे संबंधित करंट इशू क्या रहे हैं उनको देखोगे। उसके बाद आप स्टैटिक पे जाओगे और पेपर बनाओगे। तो वैसे ही यूपीएससी के जो एग्जामिनर है वो पेपर बनाते हैं, तो उनका आधार वही रहता है। तो ये आधार क्या रहता है, हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। ये आधार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो देखते हैं ये, अब हमारे पास इतने सब्जेक्ट हैं या इतने सेक्शन हैं। मैं एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक सेक्शन मान रहा हूँ। यहाँ से लगभग 35 से 40 प्रश्न आते हैं। तो इनका आधार क्या है? इनमें क्या करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं या फिर स्टैटिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं? आपको ये देखना है। देखो, एनवायरनमेंट पूरा करंट अफेयर पे बेस्ड होता है, ज़्यादातर प्रश्न करंट अफेयर से आते हैं एनवायरनमेंट में। लेकिन जियोग्राफी में ऐसा नहीं है। जियोग्राफी में मान लो कोई फॉरेस्ट चर्चा में रहा, वहाँ पे आग लगी, तो ऐसा नहीं है कि वो फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट में आग लगी, उसका आपको टाइप पूछ लेंगे कि जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो करंट अफेयर से तो आते हैं प्रश्न, लेकिन उसके डेराइव वाले पार्ट से आते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा करंट अफेयर वाला इशू रहता है, यहाँ से भी करंट से प्रश्न आते हैं जो चर्चा में रहा। तो आपको
देखना है कि इस वाले सेक्शन से ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं, उसके डेराइव वाले पार्ट से आते हैं, और स्टैटिक्स से भी थोड़े प्रश्न आते हैं, कंसेप्ट आते हैं। जैसे जियोग्राफी में एग्रीकल्चर से आते हैं, खनिज से आते हैं, और जो कंसेप्ट हैं जियोग्राफी के उनसे प्रश्न आते हैं। जैसे चक्रवातों से प्रश्न आते हैं, तो इनके बारे में, जैसे वनों से प्रश्न आते हैं। तो ये कंसेप्ट है, जो भी चर्चा में रहा उससे संबंधित टॉपिक से आपसे पूछ सकते हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तो इनके कंसेप्ट होते हैं। तापमान, चक्रवात, जो भी है तो इनके बारे में पूछा जाता है। तो एक चीज़ ये। अब बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के जो प्रश्न बनते हैं उनका आधार भी ये रहता है कि करंट अफेयर, ज़्यादातर प्रश्न करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। आपको इकोनॉमिक के जो बेसिक हैं उनसे 2 या 3 प्रश्न मिलेंगे। ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से मिलेंगे आपको, करंट अफेयर से। तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। उसके अलावा आप विजन 365 की जो मैगजीन में इकोनॉमी वाला सेक्शन है, आप उसको पूरा पढ़ डालो, वहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपको अगर कंसेप्ट पता होगा तो आप वो वाला करंट अफेयर ईजिली याद कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो। अगर वहाँ से तोड़ मरोड़ के प्रश्न आता है तो वो भी है। उसके अलावा आपको PYQ भी देखना चाहिए। PYQ तो आपको सारे सेक्शन के देखने चाहिए। PYQ हम अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, देखेंगे उसको। अब आता है पॉलिटी। पॉलिटी के प्रश्न का आधार क्या होता है, करंट अफेयर थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं है, करंट अफेयर से भी प्रश्न आते हैं। 2 या 3 प्रश्न करंट अफेयर से आप रिलेट हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति चर्चा में रहा तो राष्ट्रपति के बारे में प्रश्न आ जाएगा, राज्यपाल चर्चा में रहा तो राज्यपाल के बारे में प्रश्न आएगा। लेकिन जो करंट अफेयर में सीधे सीधे आया वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, वो स्टैटिक्स है, उस टॉपिक को उठाते हैं और वहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से करंट अफेयर पॉलिटी के लिए आपको अच्छी सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी और सारे एस्पेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे DPSP, प्रस्तावना है और मूल अधिकार, यहाँ से तो प्रश्न आने ही हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायपालिका, इनसे तो प्रश्न आने ही है। इसके अलावा करंट में कोई भी पॉलिटिक्स से संबंधित, जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में है तो वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। पार्टियां चर्चा में, राजनीतिक पार्टियां, तो वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। चुनाव चर्चा में है तो चुनाव से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इनके जो पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है, वो आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री पूरी तरह से इसका आधार बनता है PYQ। यहाँ से प्रश्न PYQ से आते हैं। PYQ के आप ऑप्शनों पे जाओ, उनके एक टॉपिक मान के उनको पढ़ो, सीधे सीधे प्रश्न वहीं से आएंगे। करंट से 1 या 2 इशू जो चर्चा में रहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। वो भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, एक आध प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है। जैसे धोलावीरा चर्चा में रहा था तो धोलावीरा के बारे में पूछ लिया। अभी होयसल मंदिर चर्चा में रहे तो सीधा सीधा वहाँ से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हैं, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन आपको क्या PYQ आधारित यहाँ की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप पूरा मैगजीन पढ़ते हो, 365 पढ़ते हो, तो आपको देखना है कि कौन सा करंट अफेयर काम का है। कैसे पता चलेगा ये, आप जाइए पिछले सालों के PYQ उठाइए और करंट अफेयर के प्रश्नों को देखिए। करंट अफेयर में आपसे क्या पूछा जाता है, कोई भी इवेंट जो चर्चा में रही, कोई भी शब्द जो चर्चा में रहा, कोई भी देश, घटना, जलवायु आपदा, पुरस्कार या व्यक्ति, जो भी चर्चा में रहा इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। या फिर एनिमल या उससे संबंधित बिहेवियर, जो भी चर्चा में रहा वो इससे आप पूछा जाता है। मैप भी आप इसमें शामिल कर लो। तो इस तरह से करंट अफेयर से ये चीज़ें पूछी जाती है, तो आप यही पढ़ो। करंट अफेयर में भी ऐसा नहीं है आपको सब कुछ पढ़ना है, तो आप PYQ देखो, उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है करंट अफेयर में। अब PYQ सेक्शन अलग से हैं, ये तो रामबाण है, आप कुछ भी मत करो। 25 सालों के PYQ अच्छे से एनालिसिस कर लो तो आप आधे से ज़्यादा UPSC का पेपर कर सकते हो। तो PYQ को आपको एनालिसिस करना होगा सब्जेक्ट वाइज, और इसको इन सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको देनी है। आप PYQ पढ़ लो 25-25 सालों के सबके, तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है। आप ज्ञान के महासागर में गोते नहीं लगाओगे, आप आराम से तैरोगे। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। होप आपको
ये कुछ एनालिसिस या कुछ जो भी हमने रूपरेखा बनाई है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो ज्ञान के महासागर में गोते लगा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, 4-4 5-5 साल हो जाते हैं लेकिन समझ नहीं आता है कि पढ़ना क्या होता है। तो इस तरह से आप टीचर की देखो, जो टीचर पढ़ाता है वो सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। टीचर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सोचता है कि मैं सब कुछ पढ़ा डालूँ। टीचर एग्ज़ाम नहीं देता, एग्ज़ाम देने वाले अगर टीचर है तो फिर उनसे बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन जो टीचर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है मैं कुछ भी नहीं छोड़ूं। लेकिन जो टीचर्स जो भी पढ़ा रहा है वो सब कुछ एग्ज़ाम में नहीं आता। एग्ज़ाम में सिर्फ 100 प्रश्न आने हैं। अगर आप 3 या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना सा आइडिया तो हो सकता है कि वो 100 प्रश्न कैसे आएंगे। 25 सालों के पीवाईक्यू को देखो, उसके अलावा करंट अफेयर की मैगजीन को देखो, मैगजीन को भी सिर्फ आउटलाइन देखो, आपको क्या पढ़ना है वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ये पूछ सकती है, वो सब आप समझने लग जाओगे। लेकिन आप उठाओ मैगजीन की एक एक लाइन पढ़ने लग जाओ और सारी चीज़ें याद कर लो, ऐसा तो संभव नहीं है। आप आखिरकार ह्यूमन ही हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप रोबोट हो या फिर कुछ मशीन हो कि आप सब कुछ अपने अंदर ले सकते हो और उसको आउटपुट में भी निकाल सकते हो। अगर आप याद भी कर लोगे तो एग्ज़ाम तक भूल जाओगे, तो इस तरह की संभावना रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको संभावना ये देखनी है कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, उनको याद करना है, उनको यूपीएससी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है, उनको बनाने हैं, आपको खुद को प्रश्न बनाने की या यूपीएससी ऐसे ऐसे पूछ सकती है। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा तो वो उसके पीवाईक्यू फ्रेमवर्क में आ रहा नहीं आ रहा, वो चीज़ वो नॉलेज को वहाँ पे तोलो मरोड़ो, कैसे भी करो वैसे पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है। तो आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटा सा प्रयास हम भी कर रहे हैं, तो आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू सो मच।